ठीक है। आज के शो में भारत को अपने जासूस कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई, हम कानून के दायरे में आगे बढ़ रहे हैं, वजीर खारजा का अहम बयान, भारत आलमी सतह पर तन्हा खित्ते के अमन में बड़ी रुकावट। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान खान। कुलभूषण यादव भारतीय जासूस सर्विंग नेवी ऑफिसर जिसको जब गिरफ्तार किया गया मार्च 2016 में, उसके बाद हमने देखा कि एक जो काउंसलर की जो इस वक्त रसाई थी वो 25 दिसंबर 2017 को, इससे पहले 25 दिसंबर 2017 को उसकी जो वाइफ और उसकी मां उनको मिलवाया गया। फिर 2 सितंबर 2019 को उसे काउंसिल एक्सेस दी गई। अब पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना जो ऑब्लिगेशंस है अंडर द आईसीजे और उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हुए आज दूसरी बार काउंसिल एक्सेस दी है। और इस दफा भी तकरीबन 3 बजे करीब कहा जा रहा है कि भारतीय हाई कमीशन के 2 सिफारतकार आए और तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे तक उसको काउंसिल रसाई दी गई। कुलभूषण यादव की जो गिरफ्तारी है उससे कबल जो कन्फेशंस उसने खुद अपनी वीडियोस में की हैं, जिसके अंदर कराची में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में अमन खराब करने की कार्रवाइयां, फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों को फरोग देना, जासूसी का इल्जाम और इसके साथ साथ संगीन नौयत के इल्जाम उस पर शामिल थे, जिसके बाद उसको सजा दी गई। और उसके बाद काउंसिल एक्सेस का सिलसिला पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्टेट साबित करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। कुलभूषण यादव की वो स्टेटमेंट जब वो गिरफ्तार हुआ, हिज कन्फेशंस बेसिकली, वो पहले आपको सुनाते हैं प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. My commission is not gone. I'm a commissioned officer of the Indian Navy, and my mother and my wife have been briefed very strongly. Okay, I was doing a business, cover business, that's okay. I stand up by that I was doing something for RAW, and I'm a soldier, I was doing something for my country, I've done this. The main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized. I suppose Pakistani nationals were being targeted by sub-nationals and murdered and massacred, so that a sort of a disruption in the CPEC is done. That was being funded and directly supported by Mr. Anil Kumar. इस सूरत हाल की और इस डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि इस आज काउंसिल एक्सेस के हवाले से इस केस पर, पाकिस्तानी कानूनी ऑब्लिगेशंस पर और पाकिस्तान और बिलखुसूस भारत की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान को तनहा करने के लिए इंटरनेशनल सतह पर, वो उसको किस हद तक जो है वो नुकसान होगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, सैयद गजनफर अली साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोग्राम में मौजूद है फ्रॉम लाहौर। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन स्काइप, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में जो इंटरनेशनल कानून के माहिर हैं अमर बिलाल सूफी साहब, ही विल आल्सो जॉइन अस। पहले गजनफर साहब आपसे जानना चाहेंगे आज की इस डेवलपमेंट को इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं। मतलब हमने जो वज़ारत खारजा साहब तक बयान सुने वो कहते हैं जी बड़ी अचीवमेंट है कि हमने ये किया है और हमने आपको इंटरनेशनली प्रूव किया है। व्हाट इज योर से ऑन दिस गजनफर साहब? जी गजनफर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? असल में जी असल में ये जो आपने जो बात की है इसके कानूनी पहलू पे बात करने के लिए तो आपने सूफ़ी साहब, अपना एक कानूनी माहिर हैं सूफ़ी साहब, अमर बिलाल सूफ़ी साहब, उनको बुलाया हुआ है। जी जी। वो इसके ऊपर बेहतर रोशनी डालेंगे। जहाँ तक इसकी प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ है, वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि पहले भी इसकी मुलाकात कराई गई, इसकी बीवी से भी मुलाकात कराई गई, उसके बाप से भी मुलाकात कराई गई, और उस वक्त जिस वक्त मुलाकात कराई गई उस वक्त भी रॉ ने आपसे डबल प्ले करने की कोशिश की कि उन्होंने वो ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट जो है वो उसकी बीवी के जूतों में लगाए थे। तो अगर इन तमाम मुलाकातों, जो ऑफ कोर्स आईसीजे का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन आया था उसकी रविश में आप उसकी फॉलोअप में आप मुलाकातें करा रहे हैं, तो अगर तो आप इन मुलाकातों के बाद भारत से किसी अच्छे रवैये की तवक्को रखते हैं तो आई एम सॉरी, वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। देन भारत के अंदर जो क़यादत है वो परवरदा है दहशत गर्दी की,
नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और निहायत ही कमीना और जलील दहशतगर्द है। उसका दिमाग बहुत छोटा है। वो पैदा हुआ था तो आरएसएस में जन्म उसने लिया था। अगर तो हम ये समझते हैं कि हमारी ये जेस्चर इंडिया कोई रीपे कर सकता है तो दैट विल नॉट हैपन। अब पाकिस्तान में एक और भी प्रेसिडेंट है, उसको जहन में रखिएगा। वो प्रेसिडेंट ये है कि वो शख्स जिसने ये इतराफ़ किया कि मैं पाकिस्तान में कत्ल व गारतगरी की वारदातें करवाऊंगा, मैं मस्जिदों में बम धमाके करवाऊंगा, इमाम बारगाहों में बम धमाके करवाऊंगा, मैं पाकिस्तान में सेक्टेरियन क्लैशेस कराऊंगा, मैं पाकिस्तान में रिलीजियस क्लैशेस कराऊंगा, और उसके लिए जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द लड़ रहे हैं वो किसी आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड नहीं है, वो पैसे दे के लड़ते हैं। हम उनको बेतहाशा पैसे देंगे। वो था अजीत कुमार डेविल। तो आपके यहाँ ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि वो अजीत कुमार डेविल जो मेरे मुल्क के आम शहरी को मार रहा था, वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ उनसे गले मिल रहा था जी। तो मुझे एक जो डर मेरी नज़र में है वो ये है कि आप अपने आला इखलाक को लेके कहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं आप इस शख्स की सजाए मौत ही माफ़ ना करवा दें कि जी हम बहुत बड़े लोग हैं। भाई यूएन का सेक्रेटरी जनरल इधर आया था, आपने उसे बहुत बड़ा वेलकम दिया था। कश्मीर के ऊपर यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने वापस जाके कौन सी डेवलपमेंट कर दी, कौन सा पाकिस्तान को फेवर कर दिया, कौन सी चीज़ ऐसे कर दी कि कश्मीर का मसला हल हो जाए पाकिस्तान की, या कश्मीर के लिए कोई पाकिस्तान की फेवर। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक हैं, लेकिन खुदा के वास्ते ये हुकूमत ये जहन में रखे कि ये जो कुलभूषण यादव है ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द है। इसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ा है, इसने पाकिस्तान के लोगों को मरवाया है, और जो पाकिस्तान के लोगों को मारे तो छोड़े इस तमाम चीज़ों को, इसको मौत की सज़ा दी है, इसको चौक में मौत के ऊपर लटकाएं। हम बात लोग तो बहुत करते हैं कि चीज़ों के जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट का दफा करना हमारी और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आवाम का दफा क्या है? जो लोग आवाम को, जो शख्स आवाम को मार रहा है, और सिर्फ मार नहीं रहा बल्कि पूरे के पूरे नेटवर्क की और जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम उसके मुकदमे को लेकर चले जा रहे हैं। इससे पहले इंडिया ने आपको 4 लाशें भेजी है। एक ऐसा शख्स था हमारी AK रेजिमेंट का जो 65 में पकड़ा गया था, वो जेलों में बूढ़ा हो गया। जब उसको रिपेट्रिएट किया तो उसकी टांग की उंगलियां कटी हुई थी, हाथ की उंगलियां कटी हुई थी और जबान कटी हुई थी। वो लिख नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था। उसने लिख के बताया कि मुझे इन्होंने पकड़। तो ये है भारत का रूप। और अभी उसने आपका जो हमारे पाकिस्तान का जो सफारती मिशन था उसके साथ क्या किया, क्या रोजाना वहां पे वो करते हैं? क्या हम ये करते हैं भारत के सफारतखानों के साथ? रोजाना लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर हो रहा है, रोजाना आपके लोग मर रहे हैं। परसों पे अपने 1 हफ्ता पहले 2 औरतें जो शहीद हुई है। हम पता नहीं किस दुनिया में, किस इखलाकी दुनिया में रह रहे हैं, और कौन सा इखलाक प्रूव करना चाहते हैं, और कौन से हाई पेडिस्टल पे लेके चलना चाहते हैं। भाई आपने मुलाकात एक दफ़ा करा दी, उसकी बीवी से भी मुलाकात करा दी। अब ये रोज़ रोज़ का जो इशू है, आप अगर तो इसका कोई प्रोडक्टिव फ़ायदा आपको होता नज़र आ, ठीक है, दुनिया जो ICG का एक रूल था उसके तहत आप चल रहे हैं, लेकिन इसका कोई पाकिस्तान को ना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज पे कोई फायदा होगा, ये जो ना सवाल है कि इंटेंशन क्या है, इसका जो ये आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि इंटेंशन क्या है। अगर हम ये चाहते हैं कि रिस्पांस में कुछ आएगा तो बात अलग है, और हाँ ICJ की वजह से उसकी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं। इससे मजीद बात भी करते हैं अब्दुल्ला साहब से भी और अहमद सूफी साहब से। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवाल। जो अब तक का अहवाल है इस मीटिंग का, इंडियन जो हाई कमीशन है उसके अफसरान और कुलभूषण यादव, वो यही है कि गवर्नमेंट ने सारी एक्सेस जो तकरीबन मांगी गई थी वो दी थी, और उसमें बहुत सी जो पिछली दफ़ा सख्तियाँ थी उसका कहा गया था कि हमें इस तरह एक्सेस चाहिए, वो सब हुआ था। लेकिन जो अब तक का अहवाल बताया जाता है कि इंडियन जो हाई कमीशन के अफसरान थे वही वहाँ पर ज़्यादा देर खुद घबराहट का शिकार हो गए, उठ के चले गए। बल्कि ये भी कहा गया शहमूद कुरैशी साहब की तरफ से कि कुलभूषण उनको पुकारता रहा कि मैं बताना चाहता हूँ अपना केस, और ये लोग सुन रहे थे और ये निकल गए थे वहाँ से। ये सब तफसीलात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं इस मीटिंग के हवाले से। मैं अब्दुल्ला गुल साहब आपसे पूछूंगा, क्या ये जो आज की एक्सेस है के नजदीक इंटेंशन क्या हो सकती है? व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दिस? क्यों आज इस मीटिंग को करवाया गया? ICJ या फिर गवर्नमेंट का कुछ और मकासद थे इसमें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक के आज की मीटिंग के मकासद हैं, आईसीजे के साथ आपने बात तो की भी है और जाहिर है आपको उनके कुछ कवानीन के साथ आपको अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है वो मेरे ख्याल में अमेरिका का भी प्रेशर है, क्योंकि अगर ज़ल्मे खलीलजाद साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमें बहुत खातिर खा कामयाबी मिली है, लेकिन जैसे ब्रिगेडियर गजनफर साहब कह रहे थे, मैं इत्तफाक राय रखता हूँ, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने कश्मीर सिंह के साथ क्या किया था, सुरबजीत सिंह के साथ क्या हुआ, बाद में जाके फिर पाकिस्तान का उन्होंने जो है वो कहा कि हाँ हम दहशतगर्दी करते थे, हाँ हमने लोगों को मारा, और उनको फिर प्रोटोकॉल मिला, उनको बाकायदा गन सैल्यूट मिला, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला, और उसके बाद भारत ने कहा कि हाँ ये हमारे भारत पुत्र थे। और उससे पहले जो है वो हमने जब अभिनंदन को छोड़ा तो अभिनंदन को भी तो फिर कवानीन क्या थे, अभिनंदन तो इससे बड़ा दहशतगर्द था, क्योंकि कुलभूषण जो आया वो तो सरकारी पासपोर्ट पे नहीं आया और वीजा लेके आया, ईरान से आया, एक सिविलियन के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर जो है वो आया। लेकिन अभिनंदन जो है वो तो एक सरकारी जहाज लेके आया, उसने हमारी इंटरनेशनल टेरिटरी को वायलेट किया, उसने जो है तमाम मुआहदात की धज्जियां उड़ा दी, वर्दी उसने पहनी हुई थी और बम उसने गिराए, सरकारी पिस्तौल से उसने जो है वो लोगों के ऊपर फायर किए। और फिर उसको जब हमने जाने दिया तो हमने ये कहा कि जी जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर 1964 के अंदर वो आया था। तो क्या जेनेवा कन्वेंशन 1964 में जब आया था तो वो क्या जब पाकिस्तान के उन्होंने 42,000 कैदी जो है वो बना लिए थे बांग्लादेश के अंदर, तो क्या तब वो जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर जो है वो लागू नहीं हुआ था? देखिए, आज की बात जो है वो बड़ी सिंपल सी है। पहली बात यह है कि मैं ब्रिगेड साहब से इत्तफाक राय रखता हूं कि छोड़ें, बात खत्म करें, लटकाएं, फांसी दें और जो है वो किस्सा मुकाएं इस टंटे को। जब जनरल राहील शरीफ ने इसको बाकायदा सजा दे दी थी अप्रैल के अंदर, तो फिर वो सजा के ऊपर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? वीकनेस जो है आप जब भी शो करेंगे तो लोग उसकी लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे। बेशक शाह महमूद कुरैशी साहब जितना मर्जी कहते रहे कि भारत जो है वो तनहा हो गया, अगर भारत तनहा हो गया तो क्या पाकिस्तान ने कश्मीर पे से कर्फ्यू हटा लिया? देखें, ये वो तल्ख हकायक है, हम अपनी हुकूमत को यहाँ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो तवज्जो लें इन मामलात के ऊपर, और अवाम पूरी हुकूमत के साथ खड़ी है। हम जो है इंशाअल्लाह ताला हर सऊबत बर्दाश्त करने लगेंगे, लेकिन जो है वो अपने गद्दारों को और जो ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलते हैं, जो जिनके हाथ जो है वो खून में डूबे हुए हैं कोनियों तक, उन लोगों को किसी सूरत माफ नहीं करना चाहिए। आईसीजे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, खुदा न खास्ता अगर यही पाकिस्तान का जासूस होता तो फिर क्या होता? अजमल कसाब के हवाले से आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, बाकियों के हवाले से उन्होंने क्या किया। अगर यही इस किस्म का कमांडर कुलभूषण यादव जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का एक ऑफिसर है, 1944 के बाद इतनी सबवर्सिव एक्टिविटी के अंदर, यहाँ ब्रिगेडियर गजनफर साहब बड़े सीनियर एहलकार हैं, ये बैठे हुए हैं, इनका बड़ा पुराना वसी तजुर्बा है, ये पूछे इनसे कि 1944 के बाद कोई आपको एक मिसाल मिल जाए जहां इतनी एक दहशत गर्दाना मामलात में स्टेट बैक्ड जो है वो एक हाजिर सर्विस जो है वो कर्नल ऑफिसर आके हमारे मुल्क में काम कर रहा हो। ये पूरी दुनिया में कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी सिवाय कुलभूषण यादव। सही, लेकिन आप भी मतलब अब्दुल साहब यही कह रहे हैं कि नरमी थोड़ी बढ़ती गई, उससे कोई फायदा नहीं, कोई आउटकम, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे। अमर सूफी साहब माहिर बैनुल-अक़वामी कानून है, किसी इदारे के मोहताज नहीं, आपसे जानेंगे। अमर सूफी साहब, क्या आप लीगल साइड से बताएं इस केस के हवाले से, तो ये पेशरफ्त कितनी अहम है जो आज मुलाकात हुई है, काउंसिल एक्सेस दी गई है कुलभूषण यादव? देखिए, पेशरफ्त इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान पर जो भी ऑब्लिगेशन आईसीजे की जानिब से थी, पाकिस्तान ने ये एक्सेस देकर उसको डिस्चार्ज कर दिया, और पाकिस्तान ने तो इसके अलावा स्पेशल कानून साजी भी कर दी थी कि अगर वो रिव्यू प्रोसेस को फाइल करना चाहता है और इस सारे प्रोसेस को जिस पर उसकी बुनियाद पर हुई है उसको रिव्यू करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक लीगल मैकेनिज्म कानून साजी के थ्रू अवेलेबल कर दिया गया है। और उसके अलावा भी अगर ये कानून जो है ये लैप्स भी हो जाए तो भी उसके अलावा जो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है, इसमें सिविल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान का शामिल है, उसका सेक्शन 83 है, और वो ये कहता है कि एनिमी एलियन जो है फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से कोई भी पिटिशन फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में, क्योंकि इनका स्टेटस एनिमी एलियन का है और ये रियासत पाकिस्तान पर वेज कर रहे थे वॉर, यानी जंग कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला आवर थे इंडिया के बिहाफ पर,
तो रियासत इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है और वो खुद भी जाती हैसियत में भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए इनको ये एक्सेस टू कोर्ट जो है वो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द फेडरल गवर्नमेंट जनरल लॉ में है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशल कानून बना दिया गया। तो पाकिस्तान ने अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दी है। अब अगर ये रिव्यू फाइल नहीं करते किसी वजह से, या इंडियन गवर्नमेंट को भी एक्सेस दी है कि वो भी ये फाइल कर रहे, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो ये सवाब भी थे। लेकिन पाकिस्तान को अब ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने जो अपनी ऑब्लिगेशन थी उसको नहीं उठाया। सही, तो मतलब एक तरह से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के हवाले से हम सेफ साइड पर आ गए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेक्ट करती है कि भारत से कुछ रवैया तब्दील होगा या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है अमेरिका का पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो ऐसा भी कोई इंटेंशन हो सकता है अहमद राजा सूफी साहब? देखिए, मैं सियासत पर तो मेरे इतनी गिरफ्त नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी कानून की हद तक मैं कह सकता हूँ कि जो डेथ सेंटेंस हुआ है, जाहिर है इसका लॉजिकल स्टेप तो वही है जो सब एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी टाइमिंग का इशू हो सकता है, और टाइमिंग लीगली स्पीकिंग जो लिंक है या होना चाहिए वो दूसरी FIR है, FIR नंबर 6 जो पाकिस्तान ने ICJ में फाइल की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट होना बाकी है। ये वो FIR है जिसमें उसके इतराफी बुनियाद को एस्पिनाज किया और आर्मी एक्ट के नीचे को ऑफेंस किया, जिसकी सजा पाई और वो सजा अनाउंस हो गई। लेकिन जो दूसरे ऑफेंसेस हैं जिसमें टेररिज्म को स्पॉन्सर करना, पैसे इंडिया से लाकर डिस्ट्रीब्यूट करना, मुख्तलिफ इवेंट्स करवाना टेररिज्म के बलूचिस्तान में, सिंध में, और बेशुमार अन्य FIR ऐसी हैं जिनके बारे में, जो जिन धमाकों के बारे में शवाहिद इनके कलभूषण की इन्वेस्टिगेशन से मिल रही, उसकी बुनियाद पर, कलभूषण की बुनियाद पर कई लेटर्स इंडियन गवर्नमेंट के अहलकारों को लिखे गए कि वो अपना 101 का स्टेटमेंट दें, 164 की स्टेटमेंट दें। तो गोया वो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी किसी तरफ लगना चाहिए बिफोर यू एग्जीक्यूट और यू अंडरटेक फर्दर स्टेप्स इन दिस। अच्छा, लीगली स्पीकिंग अहमद साहब, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है और कंक्लूजन कब होता हुआ नजर आता है? यानी जो मुतालबा भी हो रहा है प्रोग्राम में, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको फांसी दे दें, सजा दे देनी चाहिए, तो हाउ मच टाइम, क्या प्रोसेस है, टाइमलाइन क्या होगी अहमद साहब? देखिए, ये फांसी देना या ना देना एक एसेंशियली सियासी फैसला है। सही। और इसको उसी लेंस के थ्रू एनालाइज करके पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मेरी सिर्फ लीगल सजेशन ये है कि जो दूसरी FIR है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेसिकली इंडिया के खिलाफ है। हमें उसके सबूत भी डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, तो वो भी लॉजिकल एंड पर पहुंचनी चाहिए। बिकॉज मैं तो अभी समझता हूँ कि ये जो कलभूषण की इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ तक हुई है SP नॉट से, इससे जो ताने बाने निकलते हैं वो उसके बराह रास्त इंडिया की इंटरवेंशन को पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश करें, जो बहुत ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इन द लास्ट 70 years द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। तो उसको तहकीकात करने के बाद जो भी लॉजिकल स्टेप्स वो करने चाहिए वो होने चाहिए। ठीक है मैं साहब, आपने शुक्रिया, आपने अपना लीगल ओपिनियन दिया। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, इस केस से जुड़े मजीद सवालात और आज जो हियरिंग हुई है उसका अहवाल क्या, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे गज़नफर साहब से, अब्दुल्ला गुल साहब से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, कुलभूषण यादव केस, उसकी हियरिंग आज, जो काउंसलर एक्सेस दी गई, ये दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दी गई। एक बार 2017 में, 2019 से फैमिली, फिर उसके बाद ये मामला हुआ है। आखिरकार वजह क्या रही है इस वक्त इस फैसले की हुकूमत की तरफ से? और दूसरी अहम बात कि इसका फायदा क्या होगा लीगली। आप सुन रहे थे अभी माहिर कानून से, वो कहते हैं कि हमें ये नहीं कहा जाएगा कि हमने फेयर ट्रायल नहीं किया। वो एक FIR की और बात की, उस पर अहमद सूफी साहब ने कहा था कि मजीद तहकीकात करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए उस केस को। मैं आपसे पूछूंगा ब्रिगेडियर गज़नफर साहब के अब, क्योंकि जिस तरह अभी कह रहे थे कि इसलिए भी एक वजह है कि फेयर ट्रायल, पाकिस्तान पर इल्जाम न लगे कि आपने फेयर ट्रायल नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू लॉज आप नहीं चले, तो ये सेफ साइड पे मार जाएंगे लीगली। व्हाट इज योर से ऑन दिस? मेरा ख्याल तो बिल्कुल फेयर ट्रायल हुआ है। इस किस्म के केसेस में इसी तरह का ट्रायल होता है जी। उनको दिफा का मौका भी प्रोवाइड किया गया था। अब आप ये चाहते थे कि जाके उनका ट्रायल जो है वो कहीं बाहर अमेरिका में किया जाता या किसी और मुल्क में किया जाता। ये तो नहीं होता ना। जहाँ जुर्म हुआ है और जो जुर्म और जिस किस्म का जुर्म हुआ है, जिसके अंदर दहशतगर्दी की भी क्लॉजेज हैं, जिसके अंदर आपकी जासूसी की भी क्लॉजेज हैं, जिसके अंदर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लॉजेज हैं, और उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के कानून नाफिज नहीं होते, बल्कि जब से ये दहशतगर्दी शुरू हुई है दुनिया में,
तो उसके ऊपर बहुत सारे आलमी कवानीन भी बन चुके हैं, वो भी उसके ऊपर लागू होते हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोशिश की है कि हर तरह से जो हेयरिंग है, क्या अगर इस किस्म का कोई जासूस इंडिया में पकड़ा गया है तो उसका ट्रायल किस तरह हुआ है, इसके बारे में आपकी नॉलेज है? उनको क्या ट्रायल का मौका दिया गया, उनको कौन सा अपना डिफेंस लॉयर मुहैया किया गया था? तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल पूरी कोशिश की है और इसको फिर बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जब आपका मुकदमा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, उन्होंने जो उन्हें कहा, उनके वो फैसले के अंदर रिमार्क नहीं है कि पाकिस्तान इसका फैसला जो है का फैसला पाकिस्तान जो है वो अपने कवानीन के मुताबिक करेगा और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही इसका फैसला होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहाँ पे कौन सा ऐसा लकून है और दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो किसी जासूस को इतना लंबा ट्राई करके और अपना वो मौत की सज़ा दे के फिर उसको रोटियां खिलाता है। ये तो अपना क्विक चीज़ें होती हैं। जब आपकी एक चीज़ प्रूव हो जाए और एक शख्स कहे कि मैंने ये चीज़ें की हैं और उसका अब ये तो चीज़ इंडिया के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि जी वो तो सर्विंग ऑफिसर ही नहीं था, वो तो जी फौजी अफसर ही नहीं है, वो तो रिटायर हो, मतलब मुख्तलिफ क्लॉजेस मुख्तलिफ लोग बनाते। मुलाकात हुई आज, इसमें अभी जो बयान आया था शाह महमूद साहब का, वो कहते हैं कि इनको जो मुतालबा उन्होंने किया था, यानी वहां पर कोई बीच में स्क्रीन ना हो, फिर जो रिकॉर्डिंग की जो लास्ट टाइम किया था वो ना हो, इन सारे मुतालबात के बावजूद वो कह रहे हैं कि हाई कमीशन आया, थोड़ी देर बैठा और वो खुद घबराहट का शिकार हुए और उसको छोड़ के चले गए और वो पुकारता रहा उनको। तो ये क्यों हुआ आखिर? ये घबराहट का शिकार होना क्या वजह हो सकती है? या कोई गिमिक है, क्या प्ले किया इन्होंने? क्या असल में बुनियादी आपको भारत की साइंस समझनी चाहिए जी। वो इसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इस चीज़ को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इसके ज़रिए अपनी दहशतगर्दी को छुपाना चाहते हैं। वो इसके ज़रिए जो जराइम उनके अपने मुल्क के अंदर हो रहे हैं, जो जहाँ पे लोगों की लिंचिंग हो रही है, लोगों को गाय के पेशाब और गाय के गोबर पे मारा जा रहा है, वो इन चीज़ों को छुपा के पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स को ट्राई कर रहा है जिसने कोई जुर्म नहीं किया। अभी आपके सामने कुलभूषण यादव पागल तो नहीं है ना, और इसके जो लोगों को पता नहीं है, वो इसके जो कनेक्टिव नेटवर्क पकड़े गए हैं, जो इससे लिंक्ड लोग पकड़े गए हैं, जो उन्होंने ये कंफर्मेशन की और पहचाना है कि ये शख्स कौन है, जो इसके पास, आप मुझे कोई बताए कि जो इसके पास से डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए वो पाकिस्तान हुकूमत ने बना के दिए थे इसके डॉक्यूमेंट्स? किसने बना के दिए थे इसके वो पासपोर्ट जो इसका है जो जाली साबित हुआ है, जो दोनों, वो किसने बना के दिया था? तो जब आप किसी मुल्क में जाएं, आप दुबई जाके 2 नंबर पासपोर्ट पे लैंड करें, आप इथियोपिया जाके 2 नंबर पर, वो आपको क्या गले लगाते हैं? वो उठा के आपको जेल भेजते हैं और पूछते भी नहीं है पीछे से कि आप हैं कौन। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कर, आप किसी और चीज़ पर ट्राई ना कर, आप इसी के वो इलीगल एंट्री पर ट्राई, क्या वो पाकिस्तान से लीगल वीज़ा लेके आया है? इतना सारे सवालात हैं। और जिस तरह पाकिस्तान ने फराग दिली का मुजाहरा किया है, कोई शख्स इस तरह फराग दिली का मुजाहरा नहीं करता। आप कुछ अर्सा पहले जाके देखें, इजरायली जासूस था, इसी तरह जो दुबई में गालिबन पकड़ा गया था, उसके साथ क्या हुआ था। या एक वो बहुत बड़ा केस है अली कोहन का, अगर आपने द स्पाई हू नेवर वाज, वो पकड़ा गया था सीरिया में। उन्होंने उसको क्या किया था, वो सीरियन प्रेसिडेंट के करीब था और नाइब प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट होने वाला था, उसको उन्होंने चौक पे फांसी लगाई थी। तो अच्छा, ये जासूसों को कहीं नहीं, और कोई कदगन नहीं होती। ये जो लॉज होते हैं, जो आप एथिक्स कहते हैं और बाकी चीजें कहते हैं, ये उन लोगों पे लागू होते हैं जो नॉर्मल क्राइम होते हैं। गजल साहब ये बताइए कि 25 दिसंबर को 2017 को फैमिली से मुलाकात और फिर 2 सितंबर 2019 को काउंसलर एक्सेस को दी गई, उससे पहले फैमिली से मुलाकात की गई। टाइमलाइन आगे क्या लगती है आपको, बेस्ड ऑन दिस जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मौजूदा गवर्नमेंट का, आपको क्या टाइमलाइन लगती है? नेक्स्ट क्या होगा? और फराग दिली या सजा की तरफ बढ़ेंगे मामला, क्या होगा आपको लगता है? क्या साहब जी, फराग दिली बहुत हो गई, ये तो फराग दिली ही का मुजाहरा कर रहे थे। आप ओपन माइंडेड, आप अपने आप को एक बेहतर रवैये के तौर पे और इंटरनेशनल कवानीन की ऑब्जर्वर और ICJ का जो फैसला है उसकी लिंकेज के तौर पे आप ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब कर ली ना, अब एक्सेस भी दे दी और वो बिल भी लिया, वो उठ के भी चला गया। इससे पहले भी उन्होंने इस मुलाकात को एक्सप्लॉइट किया और इस मुलाकात को ख़राब किया। तो अब उसको फांसी दे
ये पाकिस्तान के लोगों की डिमांड है। वो लोग जो शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिलियां अपाहज हो चुकी हैं, वो औरतें जो बेवा हो चुकी हैं दहशतगर्दी के, वो बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि इसको फांसी चढ़ाएं, ही शुड बी हैंग। ये डिसीजन है, अब इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो रियासत का जो बेसिक एथिक होती है, जिसमें लोगों के जो लॉज होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है, आप उससे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्योंकि ये क्राइम जो किए गए हैं कोई आम क्राइम नहीं है, कोई डाका, कोई चोरी का वाकया नहीं है। ये यहाँ पे नेटवर्क्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, यहाँ पे लोगों को मारा गया है, यहाँ पे दहशतगर्दी की गई है। सी पैक जो एक बहुत माशी प्रोजेक्ट है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब आप इससे क्या दोस्ती करना चाहते हैं इसके जरिए भारत से? क्या इस पे कॉम्प्रोमाइज करके भारत से दोस्ती करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा? आप मुझे ये बताइए। हर मुल्क का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है और उसके मुताबिक चलना जरूरी है। अगर आप इसके ऊपर कमजोरी दिखाएंगे, इसका मतलब है रियासत कमजोर है आपकी। अब्दुल्ला साहब, आपके नजदीक आगे की टाइमलाइन आपको नजर क्या आती है बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड? आगे क्या आपको लगता है इस केस में होने जा रहा है? अब्दुल्ला गुल साहब, आप सच पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ। सच ये है कि इसकी सजा हो जाएगी, मौत की सजा से इसको उम्र कैद की सजा मिल जाएगी। उम्र कैद के बाद 6-7 साल के बाद ये अपना भारत वापस चला जाएगा। ये आप आज के दिन ये तरह मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा और ये 6-7 साल के बाद देखेंगे। जहां तक बात यह है कि आपने एक डोजियर पेश किया था बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट का यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसका क्या बना? आपको वो जो आपका सर ऊंचा हो गया, जो आपका कद ऊंचा हो गया, दुनिया के अंदर आपका एक अच्छा मुकाम हो गया, दुनिया ने आपको बहुत मोहब्बत से गले लगा लिया, दुनिया ने आपके कश्मीर पे कर्फ्यू उठा लिया। आपका जब वहां मामला हुआ हमारा जूनागढ़ का, तो फिर हमने अमन की बंसी बजाई, तो जूनागढ़ हमें वापस मिल गया। बांग्लादेश के अंदर नरेंद्र मोदी कहता है कि हाँ, मैंने एज ए RSS का एक नुमाइंदा जो है, एक कारिंदा, एक दहशतगर्द, मैंने वहां शिरकत की और मुक्ति भानी के अंदर मैंने अपना किरदार अदा किया, मुल्क पाकिस्तान तोड़वा दिया। उसको आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हैं? क्यों नहीं लेके गए? उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी हालिया मिसाल है, अफवाज पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल जावेद और दूसरे ब्रिगेडियर राजा रिजवान, दोनों का ट्रायल हुआ, सजा हुई और वो सजा भुगत रहे हैं और अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं। तो फिर कुलभूषण का जो है वो तो गैर मुल्की है, उसको जो है वो सजा देने में क्यों टाइम लग रहा है? मुझे ये नहीं समझ आ रही। फिर एक और बात यह है कि एक तरफ आपका राम मंदिर बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को गिरा के यहाँ इस्लामाबाद में मंदिर की घंटियां जो है उनकी गूंज नजर आ रही है। हम किस तरफ जा रहे हैं? खुदारा कश्मीर के ऊपर जो वो जुल्म ढा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की करारदादें वहां नीस्तो नाबूद करके रख दी गई है। आपने क्या चीन को लद्दाख के मामले पे यूनाइटेड नेशन का सहारा लेते देखा? आप किसको खुश कर रहे हैं? उस ICJ को आप खुश करना चाह रहे हैं जो आजाद बड़े अहम सवाल हैं संगीन नौयत के। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, हम ब्रेक के बाद आते हैं प्रोग्राम कंक्लूजन की तरफ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल, आखिरकार कुलभूषण यादव काउंसलर एक्सेस का मामला, इसका सियासी रंग क्या है? माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जो कावानीन है वो क्या कहते हैं? आगे क्या देखते हैं इस केस में? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक FIR की और जो बात की है अभी इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है अमीर बिलाल सूफी साहब, वो FIR भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी इसमें मजीद तहक़ीक़ात होनी चाहिए, केस को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने ये भी सुना कि बतौर कौम के मुतालबे के जो हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहब और अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने कहा जी कि फौरी इसको कंक्लूड करना चाहिए, मामला सजा की तरफ इसे लेके जाना चाहिए, मजीद रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी राय भी आपने सुनी। कानूनी राय ये थी कि अगर ये ना करते तो फिर इल्जाम ये लगता कि पाकिस्तान ने ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो आलमी कवानीन है अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं की। पाकिस्तान पे ये भी इल्जाम लग सकता था कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। तो आज जरूरी था कि फेयर ट्रायल का कोई भी नुक्ताचीनी पाकिस्तान पर हो, उस दरवाजे को बंद करने के लिए बड़ा जरूरी था कि आज ये काउंसलर एक्सेस दी जाए। इससे पहले भी ये काउंसलर एक्सेस दी जा चुकी है, उसकी फैमिली को 2017 में यहां बुलाकर मिलवाया जा चुका है। और इस दफा जो हमने अब तक सुना है कि इस दफा बहुत ईज किया था मामला को, सिक्योरिटी या दीगर चीजों के निस्बतन कम रखा था, अंदर जो रिकॉर्डिंग वगैरह थी, जो मुतालबा हुआ था उस हिसाब से जो मुतालबा किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भारतीय सिफारतकार ना बैठे, ना उन्होंने ज्यादा बात सुनी, और जिस तरह शाह महमूद साहब ने कहा कि वो घबरा कर वहां से चल दिए।
तो ये बड़े अहम सवाल आते हैं कि आखिरकार भारत खुद चाहता क्या है इस केस से। पाकिस्तान को डिफेम करना मकसद है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो भी उसकी कानूनी ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करते हुए इस केस में आगे बढ़ रहा है। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।